नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी तब तक फैसले पर स्टे रहेगा। यानी राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरह से बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए शराब नीति घोटाले मामले में जमानत दे दी थी, वहीं ईडी ने आज हाईकोर्ट का रुख किया और जमानत पर रोक लगाने की, स्टे लगाने की यहां पर मांग की, जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है और साफ तौर पर कहा है कि जब तक सुनवाई लंबित है तब तक स्टे बरकरार रहेगा। यानी आज तिहाड़ से केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। निचली अदालत से निकला और हाईकोर्ट में यह फैसला अटक गया। केजरीवाल को बेल या जेल, आखिर कब यह सस्पेंस खुलेगा, इस पर सभी की निगाहें। बीते दिन अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली थी। ऐसे में ईडी ने यहां पर हाईकोर्ट का रुख किया। बीते दिन हालांकि आम आदमी पार्टी ने कई जो है उत्सव की तरह मनाया इस फैसले को। लड्डू बंटने शुरू हो गए थे। आज भी कई तरह की तैयारियां थी क्योंकि इंतजार किया जा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की रिहाई का, और माना यही जा रहा था कि आज उनकी रिहाई संभव है। सुबह भी दिल्ली में मौसम सुहावना था, लेकिन मौसम बदलते बदलते जैसे ही मौसम बदला ऐसे ही इस फैसले ने भी करवट ले ली। निचली अदालत से हालांकि जमानत मिल गई, लेकिन निचली अदालत से ये जो मामला निकला वहीं हाईकोर्ट में जाकर अटक गया। ईडी ने साफ तौर पर हाईकोर्ट का यहां पर रुख किया, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फैसले पर रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है और आगे सुनवाई पूरी होने तक यहां पर इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आगे भी इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। यूपी में अब हाथ और साइकिल का साथ और मजबूत होने वाला है। लोकसभा में भारी सफलता के बाद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक बार फिर से दम देखने को मिलेगा। यूपी विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन कर मैदान में उतर सकते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। यानी लगभग ऐसा माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस एक बार फिर से ये जो जोड़ी है अखिलेश और राहुल की, ये उपचुनाव में भी देखने को मिलेगी। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस को मिलेगी 10 सीटों पर हिस्सेदारी। कांग्रेस को भी महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सीटें देनी होंगी। सपा को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी संग कदम और ताल मिलाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन था, ये जो गठजोड़ था, ये जो राहुल और अखिलेश की जोड़ी थी, ये सुपर हिट रही। जो समीकरण साधे गए वो सब सटीक साबित हुए, जिसके बाद अब निगाहें जो है उपचुनाव पर है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस लगातार अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रही थी, जिस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस से भी महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटों की डिमांड की गई थी। हालांकि अब खबर यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति यहां पर बन गई है। अखिलेश यादव ने जहां कांग्रेस को 10 सीटों में हिस्सेदारी देने की बात को मंजूर कर लिया है, वहीं कांग्रेस भी महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सीटें देने के लिए मान गई है। जिसके साथ एक बार फिर से उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या कमाल दिखाता है, इस पर सभी की निगाहें। यानी एक बार फिर से उपचुनाव में भी साइकिल और हाथ का साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ सुर और ताल मिलाने को पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि कोशिश यही है अखिलेश यादव की कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया जा सके।
क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसने अकेले अपने दम पर 240 सीटें जीती। उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस, जिसने 99 सीटें जीती, और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, जिसने अकेले 37 सीटें अपने पाले में की। सीधा जानकारी के लिए रुक करेंगे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। अनिल पाठक जी, जिस तरह से जो कमाल हमने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखा, यानी जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी थी, जो कमाल उसने लोकसभा चुनाव में करके दिखाया, अब उपचुनाव पर सभी की निगाहें। और जिस तरह से खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर सहमति यहां पर बनने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव भी मान गए हैं, राहुल गांधी भी मान गए। क्या माना जाए, उपचुनाव में कितनी मजबूत स्थिति में यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ी? देखिए रिया जी, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जो सोशल इंजीनियरिंग रही है और उससे जो सफलता मिली है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस गठबंधन को आगे भी जारी रखने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जो हैं वो खाली हुई हैं और इन पर बाय इलेक्शन होना है। अंदर खाने में अब कांग्रेस और सपा में भी चर्चा शुरू हो गई है कि बाय इलेक्शन का चुनाव जो है वो एक साथ लड़ा जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा पेंच जो है वो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाने को लेकर है। तो इसकी वजह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। और शायद इसी रणनीति के तहत जो है अखिलेश यादव ने अभी अपनी करहल सीट से इस्तीफा दिया और लोकसभा में बैठने का फैसला लिया है। अनिल जी, जिस तरह से 2019 लोकसभा चुनाव में हमने देखा था, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी बसपा के साथ गठबंधन में थी, कांग्रेस महज 1 सीट जीत पाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी को बसपा के साथ गठबंधन करने का नुकसान ही हुआ था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक था बसपा के खाते में चला गया था। बसपा को 10 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी 5 में सिमट गई। वहीं 2024 की अगर हम बात करें, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए, दोनों को फायदा हुआ। अखिलेश यादव ने बंपर जीत हासिल की, 37 सीटें, अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन, और कांग्रेस को भी फायदा हुआ, 1 में से 6 सीटों तक पहुंच पाए। यानी अब जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें, अब उपचुनाव भी साथ मिलकर लड़ने की बात यहां पर हो रही है, और जिस तरह से अखिलेश यादव यही चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया जा सके। साथ ये जो जोड़ी दिखी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, जो 2017 में भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन 2024 में कमाल दिखाया, एक इस लिहाज से समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाने के लिहाज से, और जिस तरह से आपने भी कहा कि सुर ताल मिलाकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी चाहेंगे कि बड़ी हिस्सेदारी यहां पर उनको राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिले, कितनी महत्वपूर्ण यहां पर? बेशक प्रिया, जो आप कह रही हैं एकदम सही है, क्योंकि जितनी गरज अगर कांग्रेस को है उससे ज्यादा गरज समाजवादी पार्टी को है। बाय इलेक्शन के आसपास ही हरियाणा और महाराष्ट्र में भी विधानसभा का आम चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस जो है हरियाणा में सीट दे समाजवादी पार्टी को, साथ ही महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग करे। तो इससे जो है अन्य राज्यों में भी समाजवादी पार्टी का बोझ पड़ेगा और अखिलेश यादव एक राष्ट्रीय राजनीति में हिट होंगे, और साथ ही उनके दल को भी, जो अभी क्षेत्रीय दल की मानता है समाजवादी पार्टी की, लेकिन राष्ट्रीय दल के रूप में उनकी मान्यता के लिए उन्हें अन्य राज्यों में भी वोट हासिल करना होगा। वो काम कांग्रेस कर सकती है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, अब राहुल गांधी, बिल्कुल अनिल जी, जहां राहुल गांधी का फोकस ये है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा मजबूती कांग्रेस को दी जाए, कांग्रेस का जनाधार बढ़ाया जा सके, वहीं अखिलेश यादव के फोकस ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी क्या कुछ कमाल यहां पर करके दिखा पाती है, इस पर सभी की निगाहें। अनिल पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही बात लखनऊ की कर लेते हैं। नीट पेपर लीक और धांधली को लेकर प्रदर्शन लखनऊ में जारी है। कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी फोर्स की तैनाती है। तो जिस तरह से परीक्षाओं में पेपर लीक देखने को मिलता है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था, वहां भी धांधली की खबर थी। उसके बाद नेट के पेपर में धांधली, और उसके बाद नीट के पेपर में पेपर लीक और धांधली की जिस तरह से खबरें आ रही है, उसके बाद
पुरजोर तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस ने फिर से प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने इस दौरान विधानसभा का घेराव किया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस दौरान भारी फोर्स की तैनाती, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। कोशिश यही की जाएगी कि प्रदर्शन को रोका जा सके, प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसको देखते हुए कोशिशें जारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस कार्यालय में जुटना शुरू हो गए हैं। वहीं कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आज कांग्रेस लखनऊ विधानसभा पहुंचने का घेराव करने की तैयारी में है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जोर शोर से हल्ला बोल की तैयारी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से पेपर लीक को लेकर हल्ला बोल करने की यहां पर तैयारी में है, विधानसभा का घेराव करने की तैयारी, अभी अगर बात करूं किस तरह से हलचल? बिल्कुल रिया, 4 जून को चुनावी नतीजों वाले दिन ही जब नीट परीक्षा के शाम तक नतीजे आए, उसके बाद से 1-2 दिन बाद से ही जिस तरीके से पेपर में धांधली की आवाज उठी, उसके बाद में पेपर लीक की जो कई खबरें सामने आई, उसके बाद से तमाम छात्र सामाजिक संगठन और तमाम राजनीतिक दल इसके विरोध में खड़े हो गए और प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस ने कई दिनों पहले ही इस पर मुखर होकर आवाज उठानी शुरू कर दी थी और आज कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा घेराव के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता निकले, लेकिन हालांकि कुछ ही दूरी पर चलने के बाद में पुलिस फोर्स ने सभी को रोक लिया और प्रदर्शन वहीं पर शांत कराया गया। जो प्रदर्शनकारी थे उसमें कुछ प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में लादकर इको गार्डन भेजने की कार्रवाई की गई। बिल्कुल रमन, यानी यहाँ पर हालांकि अभी जिस तरह से आपने बताया कि प्रदर्शन करने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस फोर्स तैनात है, प्रदर्शनकारियों को शांत यहाँ पर कराया गया। अब अगर माना जाए, अब कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? क्या प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से आसपास ही कहीं किया जाएगा या अभी भी विधानसभा घेराव की तैयारी की जाएगी? बिल्कुल, आपको बता दें कि ज्यादातर जो कांग्रेस नेता हैं, बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो अब लौट चुके हैं और कुछ ही नेता और कार्यकर्ता जिन्हें इको गार्डन भेजा गया है वहां पर उन्हें वहां रहेंगे और हो सकता है कुछ देर तक वहां पर प्रदर्शन करें। हालांकि ऐसा देखने में अभी यहाँ लग नहीं रहा है कि अब प्रदेश प्रदर्शन को इको गार्डन में व्यापक तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता हैं वो वापस अपने घर पर लौट रहे हैं। और रही बात प्रदर्शन की विधानसभा घेराव की, तो लगभग पहले से ही जहां तय था कि विधानसभा घेराव करने से, विधानसभा पहुंचने से पहले से ही प्रदर्शन को रोक लिया जाएगा, ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये भी पता था, लेकिन जो संदेश था, जो पूरे प्रदेश को, पूरे देश को संदेश देने का काम था कि कांग्रेस उन छात्रों के साथ, उनके परिजनों के साथ खड़ी है जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं इस संदेश देने में सफल रही है, भले वह विधानसभा घेराव करने में सफल नहीं रही। जिस तरह से रमन हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बड़ा जोर शोर से पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। अब एक बार फिर से नीट का चाहे एग्जाम हो, चाहे नेट में जिस तरह से अभी हमने देखा हाल ही में परीक्षा को रद्द कर दिया गया, धांधली परीक्षाओं में लगातार देखने को मिल रही है। क्या माना जाए, लगातार जिस तरह से विपक्ष जो है इस मुद्दे को बुना रहा है, आगे उठा रहा है, जो परीक्षार्थी हैं उनकी आवाज को यहां पर बुलंद कर रहा है, आगे भी क्या जिस तरह से जो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, इस मुद्दे को उठाया जा सकता है? जी, पिछले कई सालों में जिस तरीके से जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसमें पेपर लीक और धांधली के जो मुद्दे सामने आते हैं, उसमें तमाम परीक्षाएं जो बाद में रद्द होती हैं। चुनाव से ठीक पहले यूपी पुलिस की जो बड़ी भर्ती थी उसमें पेपर लीक हुआ, बड़ा प्रदर्शन हुआ और भर्ती रद्द हुई, उससे बहुत ज्यादा डैमेज भारतीय जनता पार्टी को हुआ। ऐसे में मुद्दा भी बहुत बड़ा उठाया गया। राहुल गांधी ने अपनी घोषणा पत्र तक में, कांग्रेस के घोषणा पत्र तक में इसका जिक्र किया था कि जिस तरह की अगर उनकी सरकार बनती है तो परीक्षा को पारदर्शी किया जाएगा। जो पेपर लीक करने के जो एक ट्रेंड चल गया है, इसे रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। और मंच से भी राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, सब ने इसको लेकर मुखर होकर आवाज उठाई थी। और हालांकि चुनाव के बाद भी जिस तरीके से नीट की और नेट की परीक्षा का मामला सामने आया है, नेट परीक्षा 18 जून को हुई और 19 को ही रद्द कर दी गई। ऐसे में जो पूरी वास्तव में
जो भाजपा सरकार है वो अब कहीं ना कहीं विपक्ष के पिच पर ही बैटिंग कर रही है, यानी जो विपक्ष मुद्दे उठा रही है और सरकार उसे ही आगे मौका दे रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार की वो कमी, अपनी कमियों को और कई ऐसी चीजें हैं जो उसे रोक नहीं पा रही है। बिल्कुल रमन, हमने देखा था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर बीजेपी सरकार को घेरा था पेपर लीक के मुद्दे पर, और हमने ये भी देखा किस तरह से लोकसभा चुनाव में जो पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष उठा रहा था उसने खासा कमाल किया, जनता के बीच वो मुद्दा पहुंचा और उसका फायदा विपक्ष को हुआ। क्या माना जाए जिस तरह से एक बार फिर से कांग्रेस इसी मुद्दे को उठा रही है और सरकार के कार्यकाल में ये गलतियां भी देखने को मिल रही है, किस तरह से नीट का पेपर लीक होता है, नेट के एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है, क्या माना जाए बीजेपी की इस पर काउंटर करने की क्या रणनीति, क्या योजना? सियासत का एक बहुत पुराना नारा है आजादी के बाद से ही कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ऐसे में नौकरी पाने वाली जो जमात है वो युवा वर्ग ही हैं, और ऐसे में बार बार एक बात तो पहली बात भर्ती ही लेट में आना, दूसरी बात भर्ती प्रक्रिया धीमी होना, तीसरी बात भर्ती परीक्षा जैसे पेपर होने के बाद बिल्कुल, यानी नीट पेपर लीक और तमाम तरह के पेपर लीक और धांधली के बाद जमकर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। कांग्रेस ने भी हल्ला बोल अब शुरू कर दिया है। ऐसे में हालांकि प्रदर्शन को आज रोकने की पूरी तरह से तैयारी यहां पर की गई और काफी हद तक रोक भी दिया गया, लेकिन आगे विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से और ज्यादा उठाता है उस पर सभी की निगाहें। रमन, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस ने आज पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे को देखते हुए आज कांग्रेस कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता जुटे। विधानसभा घेराव का उनका प्लान था, हालांकि उस कोशिश को विफल यहां पर कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल पहले से तैनात था। कोशिश यही की गई कि प्रदर्शन को शांत कराकर, प्रदर्शनकारियों को शांत कराकर रोका जा सके। तो कांग्रेस लगातार पेपर लीक के मुद्दे को उठा रही है। पेपर लीक को देखते हुए कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में हल्ला बोल करते हुए अब हालांकि प्रदर्शन को रुकवा दिया गया है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चले। बता दें कि इटावा नगर पंचायत अध्यक्ष विकास जायसवाल के ड्राइवर और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद समीक्षा बैठक की जा रही थी, तो वहीं सूत्रों की माने तो पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी और जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान भी बैठक में मौजूद थे। हालांकि यह वीडियो कल का बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेंगे राकेश का, जो सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले में भाजपा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन चल रहा था, जिसमें नगर अध्यक्ष के ड्राइवर और भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चले और मारपीट हुई, जिसमें आप देख सकते हो जिले वीडियो में किस तरह से भाजपा कार्यकर्ता और ड्राइवर के बीच मारपीट हो रही है। अब बताया जा रहा है उसमें जो जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान है उनके मुद्दाबात किनारे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं मौजूदा जो पूर्व सतीश द्विवेदी जो है मंत्री भी थे, उनको भी बताया जा रहा, वो भी उस समय मौजूद थे कार्यकर्ता सम्मेलन में। इस तरह से भाजपा के दिग्गज नेता जब वहां मौजूद थे तो इस तरह से आखिर क्यों मारपीट हुआ और क्यों लात घूंसे चले, ये तो सोचने की बात है कि जीतने के बाद भी जब ये संगठन अपनी मजबूती को लेकर चर्चा कर रहा था तो फिर इससे कहां से ये बात उठी कि मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं जिला मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और लात घूंसे भी चले कार्यकर्ताओं और ड्राइवर के बीच। बिल्कुल, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, जैसा आपने भी समझाया कि बैठक होनी थी, हालांकि बैठक के बीच में ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, कार्यकर्ता और ड्राइवर। क्या माना जाए अब इस पर किस तरह से आगे, क्या कुछ कार्रवाई की संभावना या मामला शांत हो चुका है पूरी तरह से? फिलहाल अभी तो मामला शांत नहीं हुआ है, अभी भी ये चर्चाएं चल रही है कहीं ना कहीं कि जो इस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं में अगर मारपीट हो रही है कहीं ना अंततः कलह मानी जाएगी।
जो अंदर उनके चला है। इस तरह से ये जो है कार्यकर्ता और उनके बीच मारपीट हुई है, तो ये कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि जो भाजपा के शीर्ष नेता है उनको सोचनी चाहिए कि आखिर कार्यकर्ताओं ने इस तरह से क्यों मारपीट की और क्यों मुर्दाबाद के नारे लगाए। बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच अंतरकलह के बहुत सारे मामले अब की बार सामने आए। हालांकि किस तरह से बीजेपी हाईकमान या जो शीर्ष जो नेता है वो किस तरह से इन मामलों को निपटाते हैं और फिर से बीजेपी को एकजुट किस तरह से कर पाते हैं कार्यकर्ताओं के लेवल पर, उस पर सभी की निगाहें। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।